इसी आड़े वक्त में सरकार के संकट मोचक रही समाजवादी पार्टी अब सरकार के लिए ही संकट बनकर सामने आ गई है। पार्टी में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी बेनी प्रसाद वर्मा के इस्तीफे से कम पर किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। पर्दे के पीछे मुलायम को मनाने की कोशिश लगातार तेज होती जा रही है। अब इंतजार कल का है जब सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर मुलायम सुबह 9 बजे अपनी पार्टी की बैठक में कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं। संसद में हंगामा बरपा है। समाजवादी पार्टी के तेवर तल्ख हैं। निशाने पर हैं बोले मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और दांव पर है केंद्र की यूपीए सरकार। एसपी के ड्रामे का आगाज सुबह ही हो गया था। पहला डायलॉग मारा एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने। हमारा अभी समर्थन बरकरार है, लेकिन आगे क्या होगा पॉलिटिक्स में ये कोई नहीं जानता। संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो एसपी एक्शन में आ गई। सरकार से कमीशन लेकर समर्थन देने के केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर दोनों सदनों में एसपी सांसदों ने ऐसा हंगामा किया कि दिन भर की कार्यवाही ठप हो गई। मुलायम सरकार से पूछ रहे थे कि बताओ समर्थन के लिए कितना कमीशन दिया। गठबंधन से डीएमके के बाहर होने के बाद सरकार की चाबी मुलायम के हाथ में है। ऐसे में मुलायम के तीखे तेवर की आंच महसूस करते सरकार ने देर नहीं की। पीएम ने बेनी प्रसाद वर्मा को बुलाया। पीएम से मिलकर बेनी बाहर निकले तो तेवर ढीले पड़ चुके थे। अगर किसी को हमारी भावनाओं से, हमारी बातों से किसी भावनाएं टूटी हुई हो तो उसके लिए मुझे बेनी के बयान पर नाराज एसपी को मनाने की दूसरे स्तर की कोशिश चलती रही। लोकसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद मुलायम के पास गईं। समझा जाता है कि उन्होंने मुलायम को मनाने की कोशिश की। बाद में गृहमंत्री शिंदे लोकसभा में मुलायम से मिले, फिर सोनिया और पीएम की मुलायम से मुलाकात हुई। लेकिन मान मनोबलों के बावजूद फिलहाल नेताजी पिघलते नजर नहीं आ रहे। हालांकि हड़बड़ी में कुछ बोलने की बजाय फैसला गुरुवार तक छोड़ दिया है। हमारे 9 बजे का बैठक है सांसदों, सारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, 9 बजे मीटिंग है। उनकी राय मशवरा लेकर के कुछ आपसे बात करें। सवाल उठा है कि जब मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने बड़प्पन दिखाते हुए बेनी प्रसाद को माफ कर दिया था तो फिर अचानक तेवर तल्ख कैसे हो गए। क्या पार्टी डीएमके के समर्थन वापसी का इंतजार कर रही थी? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ बेनी प्रसाद का इस्तीफा चाहती है या फिर बेनी के बहाने सरकार से सौदेबाजी की कोशिश में है? रीवा पराशर और बालकृष्ण के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। वैसे भी राजनीतिक मूल भाव के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं मुलायम सिंह यादव, और इस वक्त जबकि मौका इतना बेहतरीन है क्योंकि एक तरफ डीएमके का समर्थन वापस लेने के बाद सरकार अभी फिलहाल मुश्किल में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों में जिसमें मुलायम की पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, अगर उनके 22 एमपी निकल जाते हैं तो फिर सरकार के लिए टिक पाना और बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उधर जो दूसरी मुसीबत थी सरकार की, डीएमके का समर्थन वापस लेना, उसका फैसला तो हो ही चुका था और आज ऐलान के मुताबिक डीएमके के मंत्रियों ने इस्तीफे भी दे दिए। लेकिन सरकार को यह सवाल खाया जा रहा है कि जब करुणानिधि की मांग पर विचार विमर्श चल ही रहा था तो वो अचानक पीछे क्यों हट गए। अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के 3 मंत्री आज मीडिया के बीच आए। इस सब के बीच यहां पर इस बात को भी समझना होगा कि करुणानिधि के सीधे निशाने पर अगर कोई चीज इस वक्त है तो वो सीधे सीधे उनके राज्य की, तमिलनाडु की राजनीति है। हाशिए पर इस वक्त करुणानिधि चल रहे हैं क्योंकि पार्टी हार गई थी चुनाव और अभी इस वक्त उनके सामने एक बड़ा अच्छा मौका है तमिलों के मुद्दे को उठाकर वापस राजनीति में अपनी पैठ बनाने का, वापस राजनीति में ये दिखाने का कि वो अभी भी उतने ही एक्टिव हैं और वो हितों पर विचार कर रहे हैं। Is it likely to be on this? क्या कांग्रेस को गठबंधन चलाना नहीं आता है? श्रीलंका मसले पर डीएमके की समर्थन वापसी पर जब ये सवाल उठे तो बचाव में कांग्रेस ने अपने 3 तेज तर्रार मंत्रियों को मीडिया के सामने उतार दिया। मंत्रियों ने गेंद करुणानिधि के पाले में डालते हुए सवाल उठाया कि जब उनकी मांगों पर विचार चल ही रहा था तो अचानक रुख क्यों बदल लिया। The core group and other senior ministers met several times yesterday to review the situation.
even as another meeting was underway late last night. DMK leaders met the President of India and gave a letter withdrawing support. We are not aware of the reasons why the DMK changed its position between the morning of 19th March and the night of 19th March. मंत्रियों ने साफ कर दिया कि डीएमके के साथ छोड़ने के बावजूद सरकार को खतरा नहीं है. We are not a lame duck government. We are absolutely stable. गौरतलब है कि मंगलवार रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके डीएमके सांसदों ने समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपी थी. घोषणा के मुताबिक बुधवार को केंद्र सरकार में शामिल डीएमके के 5 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी सौंप दिया. As per the decision taken by Dr. Kalaiya Karunanidhi, Honorable Leader of the DMK Party, we have handed over the resignation letter to the Honorable Prime Minister. 3 of the resignation has already been handed over. Another to Alagiri and the Napoleon will be extended to the Prime Minister shortly. हालांकि इस्तीफे के वक्त डीएमके की दरार भी सामने आ गई. करुणानिधि के पुत्र एमके अलगिरी और डी नेपोलियन 3 मंत्रियों के इस्तीफे के 1 घंटे बाद इस्तीफा सौंपने गए. अटकलें हैं कि अलगिरी सरकार से समर्थन खींचने के फैसले उन्हें भरोसे में न लिए जाने से नाखुश हैं. जाहिर है करुणानिधि का फैसला हैरान करने वाला है. मंत्रियों के बयान से भी लगता है कि करुणानिधि पहले ही समर्थन खींचने का मन बना चुके थे. बालकृष्ण के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक. और केंद्र में चल रही इस राजनीतिक खींचतान के बीच कर्नाटक के चुनावों की डेट भी आ गई है. चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 5 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे और 8 को नतीजे आ जाएंगे. चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनावी बिगुल फूंक दिया है. दिल्ली में चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया. 5 मई को एक ही दिन पूरे राज्य में वोट पड़ेंगे. 8 मई को वोटों की गिनती होगी. 10 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी. 17 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी. It is a single phase poll on 5th May 2013, which is a Sunday. इस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है. 2008 की विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में बीजेपी को बहुमत मिला था. कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और जेडीएस तीसरे पर. लेकिन येदियुरप्पा की बगावत के बाद सत्ता में बीजेपी की वापसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बेंगलुरु से प्रतिभा रमन के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक. महाराष्ट्र विधानसभा में पुलिस की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में 5 विधायकों को 9 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. विधायकों पर विधानसभा परिसर में एक एएसआई की पिटाई का आरोप लगा है. मुझ पर सबसे पहले राम कदम ने हाथ उठाया था, फिर सब मिलकर मारने लगे. राम कदम मेरे शरीर के ऊपर कूद रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दी. ये बयान दिया है महाराष्ट्र विधान भवन में विधायकों की पिटाई का शिकार हुए एएसआई सचिन सूर्यवंशी ने. इस घटना पर मच बवाल का असर दिखने लगा है. एएसआई सचिन सूर्यवंशी को पीटने के आरोप में 5 विधायकों को इस साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. ये विधायक है राम कदम, क्षितिज ठाकुर, राजन साल्वी, प्रदीप जायसवाल और जय कुमार राव. बढ़ते सियासी हंगामे के बीच खुद गृह मंत्री आर पाटिल भी अस्पताल पहुंच गए. हालचाल पूछने, मुलाकात की और भरोसा दिया इस मामले पर हर जरूरी कार्यवाही होगी. सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सगळा अभ्यास करूनच हे निर्णय घेतलेले आहेत. कायद्याप्रमाणे ज्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे त्या सगळ्या केल्या जातील. ते गेल्यानंतर माफीही मागितली होती, पण अचानकपणाने पाठलाग करून हल्ला झाला, हे वारंवार त्यांनी आता सांगितलं. एएसआई सचिन सूर्यवंशी और बहुजन अघाड़ी पार्टी के विधायक क्षितिज ठाकुर के बीच रैश ड्राइविंग को लेकर नोकझोंक हुई थी. इस मामले पर एएसआई विधान भवन पहुंचे थे, लेकिन सुनवाई से पहले ही उनकी पिटाई हो गई. घायल सूर्यवंशी सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती है. अस्पताल पहुंची सूर्यवंशी की मां ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है. अजून त्याचं दुखायचं थांबलेलं नाही. मला माझ्या पोराच्या जीवाची काळजी आहे, बाकी मला काय नाही. आम्ही कशा परिस्थितीने पोरग शिकवले ते आमचं आम्हाला. इस बीच मुंबई पुलिस ने एफआईआर और विधायकों के दर्ज बयान की कॉपी कोर्ट को सौंप दी है. मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो. दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने आज लगातार 15वां बजट पेश किया और क्योंकि वित्त मंत्रालय की कमान खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने पास रखी है, तो फिर वो सामने आई इस बजट को लेकर और
इस बजट से उन्होंने हैट्रिक बनाने का इरादा भी साफ कर दिया है। चुनावी साल है और मुख्यमंत्री खुद उतरी हैं बजट पेश करने, तो भला निशाना वोट बैंक पर क्यों ना होता। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यूपीए के राज में महंगाई से बिलबिलाई जनता को राहत दी टैक्स फ्री बजट पेश करके। Honorable members will be pleased to know that I don't propose to levy any new taxes or revise upward rates. सीएम ने बजट में महंगाई और ट्रांसपोर्ट पर खास जोर दिया। दिल्ली वालों पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन, किन्नरों को 1000 रुपए भत्ता। पूर्वी दिल्ली और कीर्तिनगर में मोनो रेल प्रोजेक्ट। दिल्ली के 3 बस अड्डों का आधुनिकीकरण होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को ऑटो चलाने की परमिट दी जाएगी। महिलाओं को ऑटो चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। अच्छे शिक्षकों को 25,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। टीकरी कला में गरीबों के लिए 8428 नए घर बनेंगे। 45 झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में मालिकाना हक मिलेगा। इतना ही नहीं, चुनावी साल में सब कुछ सस्ता दिखाने की भी तैयारी है। I propose to exempt chili spray used for self-defense, presently taxable at 12.5% from the levy of VAT will be 0%. The items singhara, kutu and arata, senda namak are used by people during fast. Respecting their religious sentiment, I propose these items from the levy of VAT. दिल्ली सरकार ने बजट में देसी घी, दूध की खाद्य सामग्री, रबर, प्लास्टिक, 500 रुपए से कम के जूते और CFL सस्ता कर दिया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट भाषण में सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की, जबकि विपक्ष ने पानी बिजली के संकट पर जमकर हंगामा किया। कुमार कुणाल के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज। गुजरात के मुख्यमंत्री पूरे देश में अपने राज्य को मॉडल बनाते हैं और यहीं उनके नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए पकड़े गए। नवसारी में होटल बंद होने और मनपसंद खाना नहीं मिलने पर बीजेपी के नेताओं ने तोड़फोड़ मचा दी। एक एक कर देखिए तस्वीरें, थोड़ा ठहर कर। ये हैं बीजेपी के जिम्मेदार नेता जो होटल में हुड़दंग कर रहे हैं। वो तो सीसीटीवी में कैद हो गई गुंडागर्दी, नहीं तो कौन यकीन करता कि बदमाशों को बुलाकर होटल में ऐसी तोड़फोड़ कर रहे हैं नेता। हंगामे के बाद नेता मुकर जाते और केस ठंडे बस्ते में चला जाता। पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर ही कार्रवाई शुरू की। सवाल ये कि आखिर इतना गुस्सा क्यों? वजह बस यही है कि नेताओं की टोली की डिमांड पूरी नहीं हुई। जो बोलते हैं कि हमको जीरा नमक वाली छाछ नहीं, प्लेन छाछ चाहिए। अपने पास दही खराश हो गया है और जीरा नमक वाली छाछ है, तो बोले कि नहीं, सामने से छाछ मंगाओ। तो मैंने उनके साथ बोला कि सर हमारे पास आदमी नहीं है, होटल बंद हो गया है। तब तक और 2 दिन वाले गाड़ी वाले आ गए, फिर स्टाफ को मारना चालू कर दिया। फारूक सेठ को भी मारा, उसके बाद सब पूरा तोड़फोड़ किया, फिर सामने वाले पे भी जाके तोड़फोड़ किया। अब तो ये कि तोड़फोड़ करने के लिए फोन करके और कार्यकर्ता बुला लिए गए ताकि होटल मालिक को सबक सिखा सकें। मारपीट के दौरान होटल मालिक को भी चोट आई। रौनक जानी, नवसारी, आज तक। 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं लोकसभा में महिला सुरक्षा कानून को मंजूरी दिए हुए, लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की 2 खबरें सामने आ गई हैं। दिल्ली के सफदरजंग और लाल किला इलाके की ये दोनों घटनाएं। सफदरजंग एनक्लेव में रेप के बाद चली कार से लड़की को पीटने का मामला सामने आया है। लड़की सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आरोपी लड़के से मिली थी। उधर लाल किले के पीछे विद्युत शवदाह गृह के पास एक लड़की से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में कैश वैन से 61 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं, वो भी वैन में मौजूद गनमैन, ड्राइवर और कैश डिलीवरी बॉय को चकमा देकर। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मामला प्रसाद नगर थाना इलाके का है। करोलबाग इलाके के इस लिकर शॉप के बाहर कैश वैन से आज दोपहर लगभग 1 बजे 2 बदमाशों ने 61,40,000 रुपए लूट लिए। ये पैसा लिकर शॉप से लेकर कॉर्पोरेशन बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। तभी एक बदमाश ने आकर कार के नीचे कुछ नोट बिखेर दिए। कैश को ये लोग वैन में लेकर रखने लगे और तभी बदमाश सारा का सारा कैश लेकर फरार हो गए।